हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोरिजन के बारे में और इस वीडियो में हम उसी कोरिजन के प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे जो कोरिजन प्रोसेस होती है उसको हम प्रिवेंट करके कि अपने सब्सटेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? या तो पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, क्रोम प्लाटिंग है यहाँ पे, और क्या है आपका एनोडाइजिंग है, मेकिंग एलॉय, या फिर आपका जो भी सब्सटेंस है उसमें और अदर सब्सटेंस मिला के उसका एलॉय बना सकते हैं, जो कि इसके स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। एलॉय को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम गैल्वेनाइजिंग को समझ लेते हैं। कहते हैं कि गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस जो होती है वो स्टील या आयरन, ठीक है, स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जिंक लेयर की आपका जो भी स्टील या आयरन है उनमें कोटिंग की जाती है। कहते कि जिंक लेयर की कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि आपका जो जिंक होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू द स्टील एंड द आयरन। ओके, अब आप सोचेंगे कि जब ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये जल्दी रिएक्ट करके और हमारे सब्सटेंस को ख़राब कर देता होगा, है ना? तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जिंक जो होता है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद वो बनाते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड बनाने की वजह से उसमें से जो जिंक होता है ना, कह सकते हैं कि जिंक पूरी तरह से सेक्रीफाइस हो जाता है और जिंक ऑक्साइड का उसके ऊपर कोटिंग कर देता है, यानी कि बचा हुआ जो लेयर होता है, ओके, वो होता है हमारा जिंक ऑक्साइड। और यही लेयर जो होता है हमारे मेटल्स को, यानी कह सकते हैं आयरन और स्टील को प्रिवेंट करता है कोरिजन को होने से। ओके, तो यही प्रोसेस इस पूरे पैराग्राफ में बताई हुई है, जो कि मैंने आपको इतने में ही समझा दिया। ओके, चलिए अब हम एलॉय के बारे में समझते हैं कि एलॉइंग प्रोसेस क्या होती है और इनका यूज हम क्यों करते हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं एलॉय की प्रोसेस की। गाइज एलॉइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके मेटल्स की स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तो गाइज इस मेटल के, या फिर कह सकते हैं नॉन मेटल जो भी आपका है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो आपका प्योर मेटल या नॉन मेटल होता है वो क्या होता है आपका बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर के बढ़ने से वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कई ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से मेटल और नॉन मेटल की एलॉइंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन की बात किया है, ठीक है, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट, ठीक है। ये जो होता है बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक ऐसा मेटल है, लेकिन ये प्योर स्टेट में यूज नहीं होता। बिकॉज क्या होता है कि आयरन जो होता है प्योर स्टेट में बहुत सॉफ्ट होता है और साथ में वो स्ट्रेच हो जाता है जब वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता है। ओके, बट इफ इट इज, अगर इनका हम क्या कर दें कि कार्बन के कुछ अमाउंट को आयरन में हम मिक्स कर दें। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि कार्बन अबाउट 0.05%, ठीक है, कार्बन का 0.05% आयरन में अगर हम मिक्स कर दें तो हमारा जो आयरन का जो एलॉय बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनेगा, ठीक है। और वैसे ही अगर हम आयरन में निकल और क्रोमियम को मिक्स कर दें तो आप ये सोचेंगे कि मिक्स कैसे करेंगे। तो मिक्स हमें ऐसे करना होता है कि जो भी आपका प्योर मेटल या नॉन मेटल है उन्हें मोल्टेन स्टेट में लेना होगा और जिसकी एलॉइंग करनी है जिसके साथ, ठीक है, यानी कि अगर आयरन है तो आयरन आपका मोल्टेन स्टेट में होगा और यहाँ पे आपका निकल और क्रोमियम भी मोल्टेन स्टेट में होगा और एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में उनको मिलाया जाता है और इसके बाद उनको कूल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकल और क्रोमियम का आयरन के साथ जब मिक्स किया जाता है तो आपका जो अलग एक एलॉय बनता है उन्हें हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है, विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये बहुत ही हार्ड होता है और इनमें किसी तरह की रस्टिंग भी नहीं होती है। दस इफ आयरन इज मिक्स्ड
विद सम अदर सब्सटेंस इट प्रॉपर्टीज चेंज। इस तरह से जब हम आयरन को किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं, वो सब्सटेंस मैटर नहीं करता है कि आपका मेटल है, नॉन मेटल है, वॉट एवर, ओके। तो हम उसको मिक्स करेंगे और इसके बाद जो हमारा अलग से एक एलॉइंग प्रोसेस के बाद जो आपका मेटल या नॉन मेटल या कह सकते हैं सब्सटेंस जो मिलेगा वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी स्ट्रेंथ उसमें होती है, ओके। In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. जाहिर है कि प्रॉपर्टीज चेंज होनी है जब 2 या 3 तरह के कई सारे ऐसे आपके सब्सटेंस मिलेंगे तो आपका एक नया सब्सटेंस बन के तैयार होगा, ओके। तो उनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होगी, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाएगी। द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और नॉन मेटल, ये मैंने पहले ही बता दिया। एंड अलॉय इज होमोजेनियस मिक्सर और 2 और मोर मेटल या फिर कह सकते हैं नॉन मेटल। तो एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजीनियस फॉर्म होना चाहिए यानी कि एक ही तरह का सब्सटेंस होना चाहिए, है ना। अगर हम कह दें कि यहाँ पे आयरन है तो आयरन जैसा ही सब्सटेंस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, ओके। हालांकि आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे तो आपको काफ़ी आइडिया होगा, ओके। तो इट इज़ प्रिपेयर बाय फर्स्ट मेल्टिंग एंड ऑल, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये जरूर से ही पूछ लेता है कंपटीशन में और बोर्ड में भी पूछता है, ठीक है। तो ये रहा गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। एलॉइंग भी आप समझ चुके हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं गोल्ड के बारे में। इसमें यहाँ बताया कि प्योर गोल्ड जो होता है आपका नोन एज 24 कैरेट गोल्ड, इनको 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं। जो भी आपका प्योर गोल्ड होता है इज वेरी सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट होता है वो। इट इज़ देयरफॉर नॉन सुटेबल फॉर मेकिंग, इससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। 24 कैरेट गोल्ड से हम कोई ज्वेलरी नहीं बना सकते बिकॉज वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उन्हें एलॉयड करते हैं। और एलॉयड किससे करते हैं? हम सिल्वर और कॉपर का एलॉयड करते हैं उस प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड में, जिसकी वजह से वो काफ़ी हार्ड होता है और अब जाके हम उसका ज्वेलरी बनाएंगे। जनरली इन इंडिया में देखा जाए तो जनरली 22 कैरेट गोल्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हालांकि आप जानते होंगे कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे सोना काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे 22 कैरेट गोल्ड का यूज़ किया जाता है। यानी कि 2 कैरेट अगर देखें तो 2% ही हमारा अलग से एलॉयड किया जाता है, जिसमें आपका सिल्वर और कॉपर हो सकता है। अब बात करता है कि इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड, जो कि मैंने अभी आपको बताया, पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था और जो भी था काफ़ी अच्छा था। तो चलिए इसके बारे में हम समझ लिए और चलिए आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बहुत सारे हमारे एलॉय हैं जिसको जानना ज़रूरी है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस बात कर लेते हैं कुछ मेटल्स और उनके एलॉय की। तो हमारा जैसे कि मरकरी मेटल है Hg, उनके एलॉय को हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं, ठीक है। इनके एलॉय को हम बोलते हैं अमलगम, AMALGAM, ठीक है, अमलगम बोलते हैं, ओके। तो गाइस देखिए एक और बात आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट एलॉय की जो होती है ना वो लेस देन होती है प्योर मेटल की। गाइस ये इस वजह से होता है कि हमारा जो प्योर मेटल होता है ना, प्योर मेटल, इसमें जो होते हैं सेम टाइप्स के आपके मेटल्स होते हैं, ठीक, सेम टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं। तो इनके बीच का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, ओके। जब अरेंजमेंट रेगुलर होता है तो इनके बीच में फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी होगी और मेल्टिंग पॉइंट होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन एलॉय में जो होता है, एलॉय में डिफरेंट टाइप्स के आपके मेटल्स मिले होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो शेप होता है वो क्या होता है? आपका इरेगुलर होता है। इरेगुलर शेप की वजह से ही उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है लेस, ओके, और प्योर मेटल में ज़्यादा होती है, ओके। तो ये रहा इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अब चलिए देख लेते हैं कि अलग अलग कौन कौन से ऐसे आपके मेटल्स हैं, यानी कि कौन कौन से एलॉय हैं, ओके। तो जैसे ब्रास, वो एलॉय है किसका? ब्रास जो है आपका वो एलॉय होता है आपका जिंक
और कॉपर का, ठीक है। जिंक और कॉपर के एलॉय को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। उसी तरह ब्रॉन्जी भी जो है वो आपका एक एलॉय है जो कि बनता है किसके मिक्सचर से, आपका वहाँ पे कॉपर होता है एंड क्या होता है आपका टीन होता है, जिसको हम एसएन से डिनोट करते हैं। ओके, कॉपर जो आपका पता है कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आपके जो ब्रॉन्जी होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। ओके, हालांकि आप जानते होंगे कि कॉपर का यूज़ हम इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह में करते हैं, लेकिन टीन से मिल जाने के बाद इनका इरेगुलर शेप होने की वजह से ही इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो प्रोसेस होती है वो हट जाती है, चली जाती है, जिसकी वजह से इन्हें हम बोलते हैं नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें जिन्हें हम बोलते हैं सोल्डर, ठीक है, सोल्डर से आप समझ जाते होंगे कि ये सोल्डिंग के काम आता होगा, ठीक है। सोल्डर जो होता है ये किसका एलॉय होता है, अगर हम देखें तो लेड होता है और क्या होता है आपका टीन होता है। और अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है, जिसका रीज़न अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो क्यों होता है, ठीक है। तो गाइस ये सोल्डर है, इनका यूज़ हम बेसिकली वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह होता है तो उसकी वेल्डिंग में हम सोल्डर का यूज़ करते हैं। तो गाइस इस तरह से ये आपके डिफरेंट मेटल रहे हैं और इनके डिफरेंट एलॉय है, जिसमें ब्रास, ब्रॉन्जी, सोल्डर और अमलगम के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, तो गाइस चलिए एक बहुत ही प्यारा सा फैक्ट है, इसमें देख लेते हैं कि आयरन पिलर जो कि आपका कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है वहाँ पे वो 400 BC में बना हुआ था, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट 400 बाय द आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया। दे हैड डेवलप अ प्रोसेस विच प्रिवेंट रॉट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। ये अपने आप एक प्रोसेस जो होता है क्रिएट करता रहता है, जिसकी वजह से अपने आप को प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। दिस लाइकली बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन, इस वजह से होता है कि बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ द थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4, इस पे एक थिन फिल्म जो होता है उसका फॉर्मेशन है ऑन द सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ फिनिशिंग ट्रीटमेंट गिवन टू द पिलर, ठीक है। इनमें एकदम फिनिशिंग सरफेस दिया हुआ, ठीक, मतलब बिल्कुल फाइलिंग सब्सटेंस है। ओके, पेंटिंग इट विद अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट, इनको डिफरेंट सॉल्ट के मिक्सर से पेंट किया गया है। देन हीटिंग एंड क्वेंचिंग द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई एंड वेट इज 6 टन, इनका 6 टन वेट है, 8 मीटर हाई है। तो ये सब रीज़न की वजह से ही इनमें रस्टिंग की प्रोसेस जो होती है नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये आज तक चलता आ रहा है। ओके, तो गाइज ये रहा आपका चैप्टर 3 के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल इस तरह से कंप्लीट होता है। होप तो आपको सारी टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी, और फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कमेंट के द्वारा हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।